दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमा पर बढ़ती गतिविधियों, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और लगातार बदलते घटनाक्रमों के बीच माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। हर गुजरते घंटे के साथ नए दावे, नई प्रतिक्रियाएं और नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की उन परतों से रूबरू कराएंगे जिन पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, 25 और 26 मई को जब से भारत ने बांग्लादेश के 8 गांवों को अपने नक्शे में शामिल किया है, तब से वह पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में आकर बीते 30 मई को वहां की सेना ने स्थानीय उपद्रवियों के साथ मिलकर एक कायराना साजिश रची और हमारी सरहद से बीएसएफ के 4 जांबाज जवानों को जबरन उठा लिया। इस दुस्साहस के बाद से बांग्लादेशी हुकूमत के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। लेकिन कल वहां की सेना ने सीमांत इलाके में खड़े होकर एक ऐसी भड़काऊ घोषणा की है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बांग्लादेशी सेना ने अपने नागरिकों से साफ शब्दों में कहा है कि 1 मीटर तार तोड़ो और 1 लाख टका का इनाम पाओ। इस लालच के बाद से बांग्लादेशियों में भारतीय सीमा पर आकर तार तोड़ने की एक बड़ी होड़ मच गई है और हजारों की तादाद में उपद्रवी हमारी सरहद की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस देश के पास खुद खाने के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी नहीं है, वहां की बहुसंख्यक आबादी के पास पहनने के लिए ढंग से एक लुंगी तक नसीब नहीं होती और जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था और फैक्ट्रियां चलाने के लिए ईंधन से लेकर बिजली तक हिंदुस्तान खैरात और व्यापार के रूप में देता है, उस कंगाल बांग्लादेश को आखिर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? किसने उसकी पीठ पर हाथ रखा है कि उसने भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए हमारे कंटीले तारों को तोड़ने वालों को नकद इनाम देने का खुला ऐलान कर दिया? असल में जब से बांग्लादेश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और चीन की विस्तारवादी सरकार का खुलकर समर्थन मिलने लगा है, तब से वह ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया है। ढाका में बैठे हुक्मरान शायद यह भूल गए हैं कि साल 1971 में अगर भारत के वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति न दी होती तो आज भी वे पाकिस्तानियों के पैरों तले कुचले जा रहे होते। वे यह भी भूल गए हैं कि जब उनके देश में इंटरनेट लगने तक की औकात और तकनीक नहीं थी, तब हिंदुस्तान ने ही अपने संसाधनों से वहां इंटरनेट और कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई थी। खैर, इन लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मंच पर इनकी जमकर फजीहत हो रही है। अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और समय आ गया है कि भारत भी बिल्कुल अमेरिका की तरह ही, जैसा हाल उसने ईरान का किया था, वैसा ही कड़ा और सबक सिखाने वाला हाल अब बांग्लादेश का भी कर दे। पूर्वी कमान पर मंडराते इस बड़े खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ 1000 घातक जवानों को सीधे बांग्लादेश बॉर्डर पर रवाना कर दिया है। सेना के आला कमांडरों को दिल्ली से सीधे और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि सरहद पर जितने भी उपद्रवी आ रहे हैं उन्हें उन्हीं की भाषा में कायदे से समझाया जाए। अगर वे लातों के भूत बातों से नहीं समझते हैं तो हमारी सेना उन्हें अपने मजबूत हाथों से पकड़े और फिर अपने ही विशेष अंदाज में ऐसा समझाए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी भारत की सरहद की तरफ आंख उठाने से कांपने लगे। आखिर 30 मई को हमारे 4 जवानों के साथ बांग्लादेशी सेना ने क्या किया? सीमा पर अचानक उमड़ी लाखों की इस भीड़ के पीछे पाकिस्तान का क्या गुप्त प्लान है और भारतीय सेना अगले 12 घंटों में पूर्वी सरहद पर क्या बड़ा धमाका करने वाली है? आज की इस बेहद सनसनीखेज और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की 11 लाइव सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बीएसएफ के जवानों और भारतीय सेना के इस आर पार वाले मूड का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से जय हिंद भारतीय सेना लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं सरहद पर मचे इस पूरे चक्रव्यूह को। दोस्तों, अब हम इस पूरे विवाद की उस सबसे दर्दनाक और शर्मनाक कड़वी हकीकत को समझते हैं जिसने भारत के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके लिए हमें सिर्फ 2 दिन पीछे यानी इसी साल की 30 मई की तारीख पर चलना होगा। 30 मई की दोपहर भारत बांग्लादेश सीमा के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक पैच पर हमारे बीएसएफ के जवान रोज की तरह अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे थे। वहां पर भारत सरकार और हमारे गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद अत्याधुनिक फेंसिंग यानी एंटी कट कंटीले तारों को लगाने का काम चल रहा था। यह फेंसिंग हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी सरहद से आए दिन अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की मूवमेंट होती रहती है जिस पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए भारत वहां लोहे की मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था। लेकिन 30 मई को बांग्लादेशी सेना, बीजीबी और वहां के स्थानीय उपद्रवियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे जवानों को निशाना बनाया।
अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर बांग्लादेशी सुरक्षा बलों के संरक्षण में आए सैकड़ों उपद्रवियों ने अचानक नो मैन से लैंड को पार किया और हमारे कंटीले तारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां ड्यूटी पर तैनात हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवानों को जबरन घेर लिया। हथियारों के बल पर और भारी भीड़ का फायदा उठाकर वे 30 मई को हमारे उन 4 जवानों को जबरन उठाकर अपनी सीमा के भीतर ले गए। यह सीधे तौर पर संप्रभु भारत की सुरक्षा और हमारे जांबाज सैनिकों का अपहरण था। हालांकि बाद में भारत के कड़े कूटनीतिक दबाव और फ्लैग मीटिंग की चेतावनी के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस कायराना हरकत ने बांग्लादेशी हुकूमत के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि भारत की शराफत और संयम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। 30 मई की इस सफलता से बौखलाए वहां के सैन्य कमांडरों ने अब अपने नागरिकों को सरेआम भड़काना शुरू कर दिया है। अब वहां लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहे हैं कि सरहद पर जाओ, जितने मीटर तार उखाड़ोगे उतने लाख टका का इनाम पाओ। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान शायद भूल रहे हैं कि 30 मई को जो हिमाकत उन्होंने हमारे 4 जवानों के साथ की थी, उसका अंतिम और सबसे बड़ा हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों, आज जब हम बांग्लादेश की इस भड़काऊ घोषणा को सुनते हैं कि 1 मीटर तार तोड़ो और 1 लाख पाओ, तो हंसी भी आती है और उनके दिवालियापन पर तरस भी आता है। आइए जरा इस देश की असली औकात और जमीनी हकीकत का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। जिस बांग्लादेश के हुक्मरान आज भारत की सीमा को चुनौती देने वालों को लाखों रुपए का इनाम बांटने का ढोंग कर रहे हैं, उस देश का सच यह है कि वहां की आधी से ज्यादा आबादी के पास आज भी 2 वक्त की सूखी रोटी सम्मान से खाने का ठिकाना नहीं है। वहां के आम नागरिकों के पास बदन ढकने के लिए ढंग से एक लुंगी तक नसीब नहीं होती। लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हैं और रोजगार की तलाश में अवैध तरीके से भारत की सरहद में घुसने के लिए रात दिन पैर पटकते रहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर इस कंगाल देश की हकीकत यह है कि आज बांग्लादेश की जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां बची हुई हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए ईंधन, कच्चा माल और बिजली तक हिंदुस्तान ही व्यापार और कूटनीतिक खैरात के रूप में देता है। अगर भारत सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी सीमाएं सील करके बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई काट दे, तो पूरा ढाका और उनकी सारी फैक्ट्रियां अंधेरे में डूब जाएंगी और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। साल 1971 का वह ऐतिहासिक दिन ये भूल गए जब पाकिस्तानी सेना इनके निर्दोष नागरिकों पर जुल्म ढा रही थी, इनका कत्लेआम कर रही थी। तब भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इन्हें उस नरसंहार से मुक्ति दिलाई थी और एक स्वतंत्र देश का मुकाम दिलाया था। इतना ही नहीं, जब इनके पास अपने देश में इंटरनेट का बुनियादी ढांचा खड़ा करने की तकनीक नहीं थी, तब भारत ने ही अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके इन्हें कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई थी। लेकिन आज यह एहसान फरामोश देश चीन के कर्ज और पाकिस्तान की आईएसआई के नापाक बहकावे में आकर तार के पेड़ पर चढ़ गया है। इन्हें लग रहा है कि बीजिंग में बैठे इनके आका इन्हें भारत के गुस्से से बचा लेंगे। लेकिन नया भारत अब पुरानी भूलों को सुधारने और अपनी पीठ पीछे धोखा देने वालों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसे दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे ढाका का अपना दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है। वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर केंद्रित न कर सके, इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चे पर उलझाकर रखना चाहता है। इसी शह पर आकर बांग्लादेश ने हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पर रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह से हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है।
इस टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं वे आज के नए भारत की बदलती सैन्य नीति को साफ साफ बयां करते हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कहा है कि अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है यह पूरी तरह सेना खुद ही तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हाल करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाल लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम ढाका की हुकूमत को भुगतना होगा। तो दोस्तों 30 मई की उस कायराना अपहरण वाली घटना से लेकर आज सीमा पर मचे इस पूरे घमासान तक पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया के किसी भी देश को नहीं दे सकता। चीन और पाकिस्तान की नापाक शह पर आकर जिस तरह बांग्लादेश ने हमारी सरहद पर 1 मीटर तार तोड़ो, 1 लाख पाव जैसी भड़काऊ घोषणा करके कंटीले तारों को उखाड़ने का दुस्साहस किया है, उसने दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। 1971 की उस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए और वर्तमान चुनौतियों को भांपते हुए आज का भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमांत इलाकों में भेजी गई 60,000 जवानों की यह महासेना और उन्हें दी गई फ्री हैंड यानी पूरी छूट इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भारत केवल कागजी विरोध दर्ज नहीं कराएगा। अगले कुछ घंटों में जब हमारी सेना सरहद के कोने कोने पर अपना मोर्चा पूरी तरह संभाल लेगी तब सीमा पार बैठे हर एक उपद्रवी और रणनीतिकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। जो देश बनाना जानता है वह सरहद पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानता है। तो दोस्तों सीमा पार से मिली इस गीदड़ भभकी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय सेना के साथ 1000 जवानों वाले महाचक्रव्यूह और 1 मीटर तार तोड़ो 1 लाख पाव वाले भड़काऊ ऐलान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारी सेना सरहद पर इन एहसान फरामोशों को अमेरिका और ईरान वाले अंदाज में सबक सिखाए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी सेना के इस अदम्य साहस और देश की अखंडता से जुड़ी हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो फ्रंटलाइन पर तैनात हमारे जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिया है 28 मई को जो गलती उन्होंने तारों को उखाड़ कर की थी उसका अंतिम और सबसे भयानक हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों आज अगर एक छोटा सा देश हमारे सामने खड़े होकर हमें आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा है, हमारे जवानों को पकड़ने का खुला आदेश दे रहा है तो हमें आत्ममंथन करना होगा। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना होगा कि आखिर हमसे कूटनीति के पटल पर ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिसकी सजा आज हमारी सरहदें भुगत रही हैं। याद कीजिए 16 दिसंबर 1971 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारतीय सेना के पराक्रम के सामने पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। यह दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पूर्वी पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को उस खौफनाक जुल्म से आजादी दिलाई थी। कायदे से देखा जाए तो जिस जमीन को हमारे सैनिकों ने अपने खून से सींचकर आजाद कराया था उस वक्त की तत्कालीन सरकार को एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहिए था। अगर 1971 की उस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद उस भूभाग को एक नया देश बांग्लादेश न बनाकर सीधे पूर्वी बंगाल के नाम से अखंड भारत का एक नया राज्य घोषित कर दिया गया होता तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। न तो आज हमारे टैक्स पेयर्स का अरबों रुपया इस पूर्वी सरहद पर फेंसिंग लगाने में खर्च होता, न ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का कोई सिरदर्द होता और न ही आज कोई हमारी बीएसएफ को आंखें दिखाने की हिम्मत कर पाता। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा हमारी आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। लेकिन ढाका में बैठी वर्तमान हुकूमत को यह बात बहुत अच्छे से और साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि इतिहास बदला जरूर जा सकता है लेकिन भूगोल को दोबारा लिखने की ताकत आज भी सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर बांग्लादेश यह सोच रहा है कि वह भारत की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा बचता रहेगा
तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जो देश अपनी सैन्य शक्ति और अदम्य साहस के बल पर पूर्वी पाकिस्तान का नामोनिशान मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवा सकता है, उस महाशक्ति के लिए आज के दौर में वापस बांग्लादेश का नक्शा बदलकर उसे पूर्वी बंगाल में तब्दील करना कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन काम नहीं है। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया है, लेकिन अगर हमारी पीठ पीछे बार बार धोखा दिया जाए तो नया भारत पुराने पन्नों को पलटने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अब वक्त आ चुका है कि सीमा पर बैठे उन तमाम भारत विरोधी रणनीतिकारों को उनकी असली औकात और भारत की वास्तविक सैन्य क्षमता का एहसास कराया जाए। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे ढाका का अपना दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर यानी परोक्ष युद्ध के रूप में करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है, वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर केंद्रित न कर सके, इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चे पर उलझाकर रखना चाहता है। इसी इशारे पर आकर बांग्लादेश ने 28 मई को हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे ये भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पर रची जा रही इसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इस टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं वे आज के नए भारत की बदलती सैन्य नीति को साफ साफ बयां करते हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कहा है कि अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी बाती और एक जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है यह पूरी तरह सेना खुद ही तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हाल करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले 12 से 24 घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाल लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम ढाका की हुकूमत को भुगतना होगा। तो दोस्तों, 28 मई की उस फेंसिंग वाली घटना से लेकर आज सीमा पर मचे इस पूरे घमासान तक पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया के किसी भी देश को नहीं दे सकता। चीन और पाकिस्तान के नापाक इशारों पर आकर जिस तरह बांग्लादेश ने हमारी सरहद पर कंटीले तारों को उखाड़ने और हमारे जवानों को पकड़ने की धमकी देने का दुस्साहस किया है, उसने दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। 1971 की उस ऐतिहासिक भूल ने हमें जो भी जख्म दिए हों, लेकिन आज का भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमांत इलाकों में भेजी गई 60,000 जवानों की यह महासेना और उन्हें दिया गया फ्री हैंड यानी पूरी छूट इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भारत केवल कागजी विरोध दर्ज नहीं कराएगा। अगले कुछ घंटों में जब हमारी सेना सरहद के कोने कोने पर अपना मोर्चा पूरी तरह संभाल लेगी, तब सीमा पार बैठे हर एक उपद्रवी और रणनीतिकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। जो देश बनाना जानता है वह सरहद पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानता है। रात के लगभग 2 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारियों की एक विशेष बैठक शुरू हुई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के सामने अलग अलग रिपोर्टें थीं। कहीं संदिग्ध संचार गतिविधियों का विवरण था,
कहीं सीमा के आसपास बढ़ी हुई हलचल का विश्लेषण, तो कहीं उन वित्तीय नेटवर्कों का ब्यौरा जिनके जरिए अज्ञात तत्वों तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। घंटों तक चली चर्चा के बाद एक बात साफ हो गई कि सीमा पर जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे केवल स्थानीय स्तर की गतिविधियां नहीं थीं। कुछ ताकतें पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थीं। उधर सीमांत इलाकों में तैनात जवानों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही थीं। हर चौकी पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। आधुनिक तकनीक, ड्रोन और संचार प्रणालियों का इस्तेमाल तेज कर दिया गया था। अधिकारियों का मानना था कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसलिए किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लिया जा रहा था। इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। खुफिया एजेंसियों को संकेत मिले कि सीमा के दोनों ओर अफवाहों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और स्थानीय संपर्कों के जरिए ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही थीं जिनका उद्देश्य लोगों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ाना था। यह केवल जमीन पर नहीं बल्कि सूचना के मोर्चे पर भी लड़ी जा रही लड़ाई थी। नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने तुरंत फैसला लिया कि जवाब केवल सुरक्षा के स्तर पर नहीं बल्कि सूचना के स्तर पर भी दिया जाएगा। कई एजेंसियों को समन्वित अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्देश्य स्पष्ट था, गलत सूचना को रोकना, अफवाहों का पर्दाफाश करना और वास्तविक स्थिति को लोगों तक पहुंचाना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कहानी और जटिल होती चली गई। कुछ ऐसे नाम सामने आने लगे जो पहली नजर में साधारण लगते थे, लेकिन उनके संपर्कों का दायरा बेहद बड़ा था। अधिकारियों को शक था कि कुछ समूह क्षेत्रीय अस्थिरता से लाभ उठाना चाहते हैं। उनके लिए तनाव एक अवसर था और शांति सबसे बड़ी बाधा। इसी दौरान सीमा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कुछ असामान्य गतिविधियों की ओर इशारा किया जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने इन सूचनाओं को गंभीरता से लिया और कई इलाकों में विशेष निगरानी शुरू कर दी। धीरे धीरे घटनाओं की परतें खुलने लगीं। कुछ दिनों बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बार चर्चा का केंद्र केवल सुरक्षा नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति थी। अधिकारियों का मानना था कि सीमाओं की रक्षा केवल सैनिकों के भरोसे नहीं की जा सकती। इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचा, आधुनिक तकनीक, स्थानीय समुदायों का सहयोग और लगातार सतर्कता जरूरी है। इसलिए कई नई योजनाओं पर काम शुरू किया गया। उधर मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कोई बड़े कदम की संभावना जता रहा था तो कोई कूटनीतिक पहल की चर्चा कर रहा था। लेकिन वास्तविक निर्णय लेने वाले लोग पूरी तरह शांत थे। उनका ध्यान केवल तथ्यों पर था। वे जानते थे कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। समय बीतने के साथ स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कई संदिग्ध गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ, कुछ नेटवर्क निष्क्रिय किए गए, कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुरक्षा एजेंसियों ने बिना शोर मचाए अपना काम जारी रखा और जमीन पर स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान मिले कुछ सुराग ऐसे थे जो क्षेत्रीय राजनीति से कहीं आगे तक जाते दिखाई दे रहे थे। कुछ दस्तावेज, कुछ संचार रिकॉर्ड और कुछ वित्तीय लेन देन ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे जिनका जवाब अभी बाकी था। अधिकारियों को महसूस हो रहा था कि वे केवल एक घटना नहीं बल्कि एक बड़े तंत्र के सामने खड़े हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली अध्याय तो अब शुरू होने वाला था। सीमा पर दिखाई देने वाली गतिविधियों के पीछे जो परतें धीरे धीरे खुल रही थीं, उन्होंने राजधानी में बैठे रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी थी। शुरुआती जांच में जो कुछ सामने आया था वह केवल एक चेतावनी थी। वास्तविक तस्वीर उससे कहीं अधिक जटिल और दूरगामी दिखाई दे रही थी। कई एजेंसियों के अधिकारियों को अब यह महसूस होने लगा था कि वे किसी एक घटना की जांच नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का सामना कर रहे हैं जिसकी जड़ें कई देशों, कई संगठनों और कई वर्षों पुरानी गतिविधियों तक फैली हो सकती हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों की एक और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बार बैठक का एजेंडा केवल सीमा सुरक्षा नहीं था। मेज पर रखी फाइलों में साइबर गतिविधियों के रिकॉर्ड, संदिग्ध वित्तीय लेन देन, डिजिटल संचार और कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद थे जिन्होंने जांच को पूरी तरह नई दिशा दे दी थी। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आखिर किसे इस पूरे तनाव से लाभ मिलने वाला था। हर रणनीतिक विश्लेषण अंततः उसी सवाल पर आकर रुक रहा था। इसी दौरान एक विशेष जांच दल को कुछ ऐसे सर्वर और डिजिटल खातों का पता चला जिनका उपयोग लंबे समय से गलत सूचनाएं फैलाने के लिए किया जा रहा था। इन खातों से लगातार ऐसे संदेश प्रसारित किए जाते थे जिनका उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ाना था। जांचकर्ताओं के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन डिजिटल गतिविधियों के संचालन का तरीका अत्यंत पेशेवर था। यह किसी छोटे समूह का काम नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ सीमा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों से भी लगातार जानकारी एकत्र की जा रही थी। कई ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कुछ अज्ञात लोग क्षेत्र में देखे गए थे जो स्थानीय हालात, मार्गों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में असामान्य रुचि दिखा रहे थे।
इन सूचनाओं को पहले सामान्य माना गया था, लेकिन अब जब उन्हें अन्य खुफिया इनपुट्स के साथ जोड़ा गया तो उनकी अहमियत अचानक बढ़ गई। कुछ दिनों बाद जांच एजेंसियों को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। एक संदिग्ध संचार नेटवर्क का पता चला जो कई अलग अलग स्थानों से संचालित हो रहा था। यह नेटवर्क सीधे किसी राजनीतिक संगठन या सरकारी इकाई से जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता था, लेकिन इसके संचालन में अत्यधिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा था। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि इसके पीछे पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी समर्थन मौजूद था। इन खुलासों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रणनीति बदल दी। अब लक्ष्य केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना नहीं था, बल्कि उन स्रोतों तक पहुंचना था जहां से पूरी गतिविधि संचालित हो रही थी। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों, खुफिया अधिकारियों और क्षेत्रीय विश्लेषकों की संयुक्त टीमें बनाई गईं। हर नई सूचना को तुरंत विभिन्न स्रोतों से मिलान किया जाता और फिर उस पर कार्रवाई की जाती। इसी बीच एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया। जांचकर्ताओं को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें कई वर्षों से चल रही गतिविधियों का उल्लेख था। इन दस्तावेजों से संकेत मिल रहा था कि क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें अचानक शुरू नहीं हुई थीं। इसके पीछे एक लंबी रणनीतिक योजना काम कर रही थी, जिसका उद्देश्य धीरे धीरे अविश्वास, भ्रम और तनाव का वातावरण बनाना था। राजधानी में बैठे नीति निर्माताओं के लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि समस्या केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। इसके प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक स्तर तक पहुंच सकते थे। इसलिए सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच समन्वय और बढ़ाने का निर्णय लिया। उधर मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। कई विदेशी विश्लेषक इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्षेत्र में अचानक इतनी गतिविधि क्यों बढ़ गई है। कुछ इसे स्थानीय मुद्दा मान रहे थे, जबकि कुछ इसे व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बता रहे थे, लेकिन किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। इसी दौरान एक अनुभवी अधिकारी ने बैठक में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उनका कहना था कि किसी भी आधुनिक संघर्ष की सबसे बड़ी लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि सूचना और धारणा के स्तर पर लड़ी जाती है। यदि लोग भ्रमित हो जाएं, यदि संस्थाओं पर भरोसा कमजोर पड़ जाए और यदि अफवाहें तथ्यों से अधिक प्रभावशाली हो जाएं, तो बिना किसी प्रत्यक्ष टकराव के भी बड़ा नुकसान किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने पूरी रणनीति को प्रभावित किया। अब केवल सुरक्षा उपायों पर नहीं, बल्कि जन जागरूकता, सूचना सत्यापन और स्थानीय संवाद पर भी जोर दिया जाने लगा। विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर ऐसे तंत्र विकसित किए जिनका उद्देश्य गलत सूचनाओं की पहचान करना और उन्हें समय रहते चुनौती देना था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे यह स्पष्ट हो रहा था कि कई घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अलग अलग स्थानों पर हुई गतिविधियां, विभिन्न डिजिटल अभियानों का समय और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन एक बड़े पैटर्न की ओर संकेत कर रहे थे। हालांकि अभी भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिलने बाकी थे। एक रात जांच टीम को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे अभियान को नई गति दे दी। यह सुराग एक पुराने संचार रिकॉर्ड से जुड़ा था, जिसे पहले महत्वहीन मानकर अलग रख दिया गया था, लेकिन गहन विश्लेषण में पता चला कि वही रिकॉर्ड कई अन्य घटनाओं के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। इसके बाद जांच का फोकस पूरी तरह बदल गया। अब टीमों को विश्वास होने लगा था कि वे उस केंद्रीय बिंदु के करीब पहुंच रही हैं जहां से पूरी गतिविधि नियंत्रित की जा रही थी, लेकिन साथ ही जोखिम भी बढ़ रहा था। जितना अधिक वे सच्चाई के करीब पहुंचते, उतनी ही अधिक संभावना थी कि विरोधी पक्ष अपने निशान मिटाने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में क्या होगा यह कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि घटनाओं की गति तेज हो चुकी थी। हर नई जानकारी एक नए प्रश्न को जन्म दे रही थी। हर उत्तर के पीछे एक और रहस्य छिपा हुआ था, और इसी रहस्य के बीच राजधानी की एक सुरक्षित इमारत में आधी रात को अचानक एक अलर्ट बज उठा। स्क्रीन पर उभरा संदेश केवल कुछ शब्दों का था, लेकिन उसे पढ़ते ही कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि जिस घटना का उन्हें महीनों से डर था, उसकी शुरुआत शायद अब हो चुकी थी। उस संदेश के बाद कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीरे से कहा, अब खेल अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों, सीमा पार से मिली इस गीदड़ भभकी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय सेना के इस 60,000 जवानों वाले महाचक्रव्यूह और कड़े पलटवार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारी सेना सरहद पर दुश्मनों को उनकी असली औकात याद दिलाए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी सेना के इस अदम्य साहस और देश की अखंडता से जुड़ी हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो, तो फ्रंटलाइन पर तैनात हमारे जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देश की सुरक्षा, डिफेंस और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही और भी धमाकेदार, कड़क और पूरी तरह से प्रामाणिक अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।